कुछ महीनों बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हम वापस आ गए, लेकिन नए कर्जे के साथ। हाँ, इसकी बात मैं अगले पार्ट में करूँगा, लेकिन तब जब आप कमेंट में पार्ट 2 लिखोगे, नहीं तो इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिलेनियर सैम में, जहाँ पर हम बात करते हैं पैसों की। दोस्तों, आज कोई ब्लॉग नहीं होगा, आज एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो भी बहुत खास है। चलो, उसके लिए ये सब चीज़ें अभी हमें लगने वाली है। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए चाहिए शांति, और यहाँ पर आप देख सकते हो ए मुन्नू, ये ट्राइपॉड दे। अरे भाई, इसको भी ले लेते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, अभी हम जाएंगे टेरेस के ऊपर और वहाँ पर जाके शांति में वीडियो बनाएंगे। हम पहुँच गए टेरेस के ऊपर, और यहाँ पर ही, यहाँ तो बहुत धूप है, लेकिन इस साइड में यहाँ पर छाँव है, तो यहाँ पर बैठ के हम वीडियो बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप जो हमारे चैनल पर व्लॉग देख रहे हो, वो मेरे लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा ही, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ मेरे लाइफ की रियल लाइफ स्टोरी, जिसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। भाई, जब भी मैं अपने पिछले कुछ सालों के बारे में सोचता हूँ तो रातों में नींद नहीं आती है, और साथ ही साथ आज की अगर रियलिटी देखोगे तो आंखों से पानी आ जाता है। तो बने रहना वीडियो में, करते हैं शुरुआत शुरू से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जून 2023 में हम नासिक से अहमदनगर शिफ्ट हो गए। अरे यार, ये स्टैंड भी ना बहुत सारा दिक्कत देता है यार, कि बार बार ऐसे पिचक जाता है नीचे और मोबाइल नीचे गिर रहा है। तो चलो छोड़ो, अब ये स्टैंड पर वीडियो नहीं बनाएंगे, ये बार बार ऐसे पिचक जाता है, ऐसे नीचे होता है, तो ये मोबाइल यहाँ से नीचे गिर रहा है। चलो छोड़ो, अब ये ट्राइपॉड से वीडियो नहीं बनाएंगे, सीधा ऐसे ही अपने ब्लॉगिंग स्टाइल में वीडियो बनाएंगे। तो पिछले 10 सालों से मैं नासिक में रह रहा था और वहाँ पर टेलरिंग काम कर रहा था। 2019 तक तो मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था और काम से थोड़े बहुत पैसे भी जमा होने लगे थे। तभी मेरे साथ एक हादसा होता है, बहुत ही बड़ा हादसा, जिसने मेरी जिंदगी तहस नहस करके रख दी। उन दिनों मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और 8वां महीना चल रहा था। तभी दशहरे दिन सुबह सुबह हिना को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने जब हिना को चेक किया तो बताया कि आपका बेबी अभी इस दुनिया में नहीं रहा। उसके दुनिया देखने से पहले ही हमारी दुनिया उजड़ गई। अब शुरू होने वाला था एक गंदा खेल मेरे लाइफ के साथ। ऐसे तैसे करके मैंने हिना को डॉक्टर की सलाह पर एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। तब मेरे साथ में मेरे परिवार से कोई भी नहीं था, सिवाय फिरोज मामू और आसिफ नाना के। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा मुझे साथ दिया मेरे हिंदू भाइयों ने। योगेश पवार और उनकी फैमिली, गौरीताई और उनकी फैमिली, सचिन मकवारा और उनकी फैमिली, रवि गायकवाड़ और उनकी फैमिली, और जैसे जोशीताई और उनकी फैमिली। इन जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हिंदू भाई थे, उन्होंने मुझे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मदद की। और वो अनगिनत हिंदू भाई जिन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त में बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन दशहरा था, दुर्गा विसर्जन का प्रोग्राम था। मुझे पता है हमारे यहाँ का, यानी मैं जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ का दुर्गा विसर्जन बहुत ही धूमधाम से डीजे के साथ मनाया जाता था। लेकिन भाई, मेरे साथ ऐसा होने की वजह से मेरे हिंदू भाइयों ने वहाँ पर दुर्गा विसर्जन पूरी शांति के साथ, यानी बिना शोभा यात्रा के और बिना डीजे के उन्होंने कराया। आज भी मुझे याद है, पूरा दिन वहाँ पर मेरे साथ हॉस्पिटल में 100 से भी ज़्यादा लोग रुके हुए थे। यहाँ तक कि जो घरों में पूरन पूरी बनाई थी, वो तक किसी ने ठीक से खाई नहीं, कईयों ने तो बनाई तक नहीं। ऐसे है भाई मेरे महाराष्ट्र के हिंदू भाई। और जब मैं वीडियो बनाने लगा, तब मैंने ये वाली जब वीडियो बनाई, तो बहुत से लोगों ने बहुत भद्दे कमेंट किए। अब लगने वाली है मेरी वाट। चलो दोस्तों, बहुत देर हो गया है, अभी एक जगह पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा जगह चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये जगह ठीक है अभी। तो चलो, ये सब तो हो गई इंसानियत की बात, लेकिन इसके आगे आप जब सुनोगे ना तो सोचते रह जाओगे कि ये सब भी होता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। हिना को तब हॉस्पिटल में लगभग 15 से 20 दिनों तक रखना पड़ा, और आप सोच सकते हो कि बड़े हॉस्पिटल के अंदर 15 से 20 दिनों तक रखने का खर्चा कितना आया होगा। भाई सच बताऊं तो लाखों में खर्चा आया था।
और उसी के साथ साथ दवाइयों का यानी मेडिकल का बिल भी लाखों में चला गया था। तब ऐसे वक्त में मेरे हिंदू भाई मेरे मदद के लिए आ गए। अब मेरे पास जो पैसे थे वो एडमिट कराने के 1-2 दिन के बाद में ही खत्म हो गए और 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और तब मैंने फ़ोन लगाना शुरू किया अपने रिश्तेदारों को पैसे की उम्मीद में। तो किसी ने तो फ़ोन उठाए नहीं, किसी ने पैसे दिए नहीं और किसी ने दिए लेकिन वापस देने के वायदे पे। तो चलो ठीक है, मैं उन रिश्तेदारों को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे बुरे वक्त में थोड़े बहुत पैसे दिए थे। और जो मेरे रिश्तेदार जिन्होंने पैसे उस टाइम मुझे नहीं दिए तो उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होगी, तो उनसे भी मेरा कुछ गिला शिकवा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में साथ आए मेरे हिंदू भाई। अब ये सब बातें हैं 2019 की, याद रखना, क्योंकि उसके अगले ही साल 2020 में आने वाला था कोरोना। मुझे याद है भाई, श्री स्वामी समर्थ मेडिकल वाले जो भैया है उन्होंने उस टाइम मुझे लगभग 45,000 की, कितनी 45,000 की दवाई आप बिल्कुल फ्री में दे दी थी। और वो भाई यहाँ तक ही नहीं रुके, आगे आने वाले जो 2 महीने थे उसमें जो दवाई लगने वाली थी वो भी उन्होंने मुझे टोटली फ्री दे दी। पैसे तो मेरे 2 ही दिन में ख़त्म हो गए थे जब मैंने हॉस्पिटल में हिना को एडमिट किया तब, लेकिन जब डिस्चार्ज की बारी आई फिर से आ गए मेरे हिंदू भाई, खासकर योगेश, गौड़ी फैमिली, सचिन मकवाना और उनकी फैमिली, और उन्हीं के जैसे बहुत सारे सैकड़ों मेरे भाई। इन लोगों ने मेरे लिए जो किया ना, मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता। मुझे याद है तब हॉस्पिटल का लगभग 3.5-4 लाख रुपए खर्चा आया था, तो उसमें से 2 से 2.5 लाख रुपए इन्होंने कुछ अपने से और कुछ क्राउड फंडिंग करके मुझे दे दिए थे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था हमारे एरिया के अष्टभुजा मित्र मंडल का, जिसने हमें 50 से 60 हज़ार रुपए दिए थे। उस वक्त उन्होंने अपना माँ दुर्गा का भंडारा कैंसिल करा के वो जो पैसे थे वो मुझे हॉस्पिटल के लिए दिए थे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है पैसा, जिसकी बात हम आगे आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। चलो दोस्तों, इस एक हादसे ने मेरे पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं इमोशनली, मेंटली और उसी के साथ साथ फाइनेंशियली वीक हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। अब आने वाला समय मेरे लिए बहुत ही बुरा होने वाला था, क्योंकि ये बात थी अक्टूबर 2019 की, और उसी के बाद में आने वाला था 2020, जो आने वाला था एक बहुत बड़ी तबाही लेके। इस एक हादसे ने मुझे पैसों के बारे में बहुत ही कमजोर कर दिया। टल बिल के चक्कर में मुझे मेरे बीवी के कुछ गहने तक बेचने पड़े, और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो भी चले गए। 2019 से पहले मेरे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं था और ना ही कुछ बड़ी सेविंग भी थी, क्योंकि जैसे तैसे करके मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा था। तभी ये हादसा 2019 में मेरे साथ हो गया। इस हादसे से थोड़ी बहुत उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि मार्च 2020 में आ गया लॉकडाउन। काम धंधा पूरी तरीके से बंद, इनकम स्टॉप। अब धीरे धीरे मेरे ऊपर कर्जा होने लगा। उस वक्त लोगों के जान के लाले पड़ गए थे, तो कपड़ा कौन ही सिलवाएगा यार। दिन ब दिन मेरी इनकम घटती जा रही थी, बचत कोई नहीं थी, रोज़ के खर्चे तो चल ही रहे थे, शॉप भी रेंट से था और घर भी। भाई मेरी फाइनेंशियल हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जैसे तैसे करके पहला लॉकडाउन तो निकल गया, उसके बाद में सिलाई का काम बहुत कम हुआ, तो फिर मैंने कुछ नया करने का सोचा। तब मैंने चिकन पकौड़े, चिकन वड़ा पाव और चिकन समोसे का ठेला खोला। इसके पैसों के लिए मैंने अपने बीवी के कुछ बचे हुए गहने गिरवी रख दिए, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं। 7-8 सालों से मैं जो काम कर रहा था उससे ये बहुत ही अलग काम। पहले तो मुझे ठेला लगाने में बहुत ही शर्म आई, क्योंकि जिस एरिया में मैंने ठेला लगाया था उसी एरिया में मैं पिछले कई सालों से रह रहा था और वहाँ के सभी लोग मुझे जानते थे। लेकिन कोई नहीं भाई, वैसे ही लोगों को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपना ठेला चलाता रहा। कभी धंधा होता या कभी नहीं होता, और जो भी डेली ठेले के लिए खर्चा लगता था उसका सभी पैसा मेरे टेलरिंग के काम से आता था, क्योंकि बैकअप में तो मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। शुरुआत में ठेले से पैसा ना की बराबर ही आ रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जहाँ पर मैं रोड के साइड में ठेला लगाता था, उससे 25-30 फुट पीछे एक दुकान थी, तो वो दुकान वाला मेरे से रेंट लेने लगा, वो भी 5,000 रुपये। इससे हुआ ऐसा कि महीने के जो मेरे खर्चे थे, जैसे घर का रेंट, शॉप का रेंट, और फिर ये बढ़ गया ठेले का रेंट, ये सब मिला के लगभग 15-16 हज़ार रुपये मेरे फिक्स महीने के मेरे जा रहे थे। और इसी के साथ साथ मेरे जो डेली के खर्चे थे, जैसे टेलरिंग के दुकान में जो लगने वाला खर्चा था और ठेले के ऊपर जो लगने वाला खर्चा था और जैसे घर के अंदर जो लगने वाला खर्चा था, इन सब खर्चों ने मिलाकर मेरी हालत और भी ज्यादा खराब। इन सबको अगर जोड़ दे तो मेरा महीने का खर्चा 30-35 हज़ार के ऊपर जा रहा था और इनकम घटती जा रही थी। इधर 4-5 महीनों में लोगों को अभी मेरी फूड की टेस्ट पसंद आने लगी थी, लेकिन बैकअप में पैसा नहीं होने की वजह से और बढ़ते हुए कर्ज को देखकर मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ा। अब जैसे तैसे करके पहला लॉकडाउन चला गया, उसके बाद में कुछ महीने चले गए, पैसे तो कुछ कमाए नहीं, और उसके बाद में आ गया फिर से
फिर से दूसरा लॉकडाउन। तो दोस्तों इस तरह से 2019 में हॉस्पिटल ने, 2020 में पहले लॉकडाउन ने और 2021 में दूसरे लॉकडाउन ने मुझे पूरी तरीके से पैसों के मामले में बर्बाद करके रख दिया। अब इस वजह से मेरा रूम रेंट बाकी रह गया, उसके बाद में मेरा शॉप का रेंट बाकी रह गया और हाँ मैंने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से कुछ लोन उठाया था, उसकी किस्तें भी बाकी रह गई। अब जैसे ही दूसरा लॉकडाउन लग गया वैसे ही हम चले गए अपने गांव। पता नहीं था ना कितने दिन ये लॉकडाउन रहेगा, तो इसीलिए गांव जाना ही हमने बेहतर समझा। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, हम वापस आ गए, लेकिन नए कर्जे के साथ। हाँ, इसकी बात मैं अगले पार्ट में करूंगा, लेकिन तब जब आप कमेंट में पार्ट 2 लिखोगे। नहीं तो इस वीडियो को यही तक ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।